वैदिक काल ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये तो वो नींव है जिस पर एक पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति और समाज का ढांचा खड़ा हुआ। सोचिए, कैसे बस एक मामूली सी खोज एक पूरी सभ्यता को दो टुकड़ों में बांट सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां लोग घुमंतू थे, चरवाहे थे, वो अचानक शक्तिशाली राजाओं की दुनिया में कैसे बदल गई? इसी सवाल में छिपा है वो राज जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल है लगभग 1700 ईसा पूर्व। एक बहुत बड़ी शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अचानक बड़े ही रहस्यमय तरीके से खत्म हो जाती है। और फिर करीब 200 साल की खामोशी के बाद 1500 ईसा पूर्व में एक नए दौर की शुरुआत होती है। इसे हम जानते हैं वैदिक काल के नाम से। तो इस नए युग को शुरू किसने किया? जवाब है आर्यों ने। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर लेनी जरूरी है, आर्य शब्द किसी नस्ल के लिए नहीं है। ऋग्वेद के हिसाब से ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो इन पवित्र श्लोकों को लिखते थे। उनकी पूरी दुनिया सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती के आसपास ही सिमटी हुई थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। सोचकर देखिए, एक तरफ सिंधु घाटी के वेल प्लान्ड शहर, व्यापार, एक अर्बन लाइफस्टाइल, और दूसरी तरफ आर्यों का कबीलाई गांव वाला समाज जहां जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद थे पशु। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न बैंक है न पैसा, सिर्फ पशु। शुरुआती 500 सालों तक यही वैदिक रियलिटी थी। कोई कितना अमीर है ये इस बात से तय होता था कि उसके पास कितनी गायें हैं। इतना ही नहीं, युद्ध के लिए उनके पास एक शब्द था, गविष्ठी, जिसका सीधा मतलब था गायों की खोज। बस यही थी उनकी पूरी इकोनॉमी। इकोनॉमी की तरह उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल था। लोग जन नाम के कबीलों में रहते थे। कोई बड़ा राजा नहीं, कोई परमानेंट आर्मी नहीं, बस एक कबीले का चीफ होता था। और सारे बड़े डिसीजंस वो सभा और समिति जैसी असेंबलीज में लिए जाते थे, जहां आम लोग भी शामिल होते थे। चीफ को चलाने के लिए कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से बलि नाम का एक तोहफा दे देते थे। और ये जानकर हैरानी होगी कि उनका समाज काफी हद तक बराबरी वाला था, खासकर महिलाओं के लिए। उन्हें पढ़ने लिखने का हक था, वो कबीले के मीटिंग्स में हिस्सा ले सकती थीं और यहाँ तक कि अपना जीवन साथी भी खुद चुन सकती थीं। ये एक ऐसी आज़ादी थी जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होने वाली थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, 500 साल तक जिस समाज के लिए गाय ही सब कुछ थीं, उनकी दुनिया में आखिर ऐसा क्या बदला कि अचानक जमीन एक गाय से ज्यादा कीमती हो गई? यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से पूरी कहानी पलट जाती है। साल था 1000 ईसा पूर्व। इतिहास में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक डिवाइडिंग लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा जो वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांट देती है। इस साल इंसान ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने सब कुछ बदल दिया। लोहा, आयरन। ये सिर्फ एक मेटल नहीं था, ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने उन्हें ऐसी मजबूत कुल्हाड़ियां दी जो घने से घने जंगल को साफ कर सकती थीं। ऐसे हल दिए जो सख्त से सख्त जमीन का सीना चीर सकते थे। ये एक क्रांति की शुरुआत थी। लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगल साफ होने लगे। लोहे के हलों से वहां की उपजाऊ जमीन खेती के लिए तैयार हो गई। और इसका नतीजा, एक बहुत बड़ा माइग्रेशन। लोग सप्त सिंधु के इलाके से निकलकर पूरब की तरफ गंगा के मैदानों में बसने लगे। तो देखिए, ये है वो ग्रेट डिवाइड, 1000 ईसा पूर्व से पहले और बाद की दुनिया, बिफोर एंड आफ्टर। अर्थव्यवस्था पशुपालन से खेतीबाड़ी पर आ गई। राजनीति कबीलाई जन से इलाकाई जनपद बन गई। बराबरी वाला समाज एक कठोर वर्ण व्यवस्था में बंध गया। और धर्म सिंपल नेचर वर्शिप से कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और यज्ञ में बदल गया। अब दौलत का मतलब पशु नहीं, जमीन थी। गेहूं, चावल, जौ जैसी फसलें उगाई जाने लगीं। खेतीबाड़ी ही इकोनॉमी का सेंटर बन गई। और इसकी वजह से इतिहास में पहली बार सोसाइटी में सरप्लस पैदा हुआ, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज। इस इकोनॉमिक शिफ्ट का सीधा असर पॉलिटिक्स पर पड़ा। जो घुमंतू कबीले थे जन, वो अब एक जगह, एक जमीन पर टिक कर रहने लगे और बन गए जनपद, जिसका मतलब ही है जहां लोगों ने अपना पैर रखा। और यही जनपद आगे चलकर भारत के पहले बड़े बड़े साम्राज्यों यानी
महाजनपदों की नींव बनेंगे। लेकिन इस तरक्की की एक सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। सवाल ये है कि जिस समाज में महिलाएं असेंबलीज में हिस्सा लेती थीं, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी आवाज ही दबा दी गई? इसका जवाब मिलता है वर्ण व्यवस्था के उदय में। समाज को अब 4 क्लियर कट क्लासेस में बांट दिया गया। ब्राह्मण, जो पुजारी थे, क्षत्रिय, जो योद्धा थे, वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे, और शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों की सेवा करना था। ये डिवीजन अब काम पर नहीं, जन पर बेस्ड था। इसने उस पुराने फ्लेक्सिबल समाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस नए सिस्टम में महिलाओं की हालत में जबरदस्त गिरावट आई। उनसे उनके पढ़ाई लिखाई और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अधिकार छीन लिए गए। परिवार का मुखिया अब पुरुष बन गया, जिसके पास इतनी पावर थी कि वो अपने बेटे को भी प्रॉपर्टी से निकाल सकता था। महिलाओं को एक तरह से एक कमोडिटी की तरह देखा जाने लगा। धर्म का रूप भी बदल चुका था। इंद्र और अग्नि जैसे नेचर गॉड्स की सिंपल पूजा पाठ की जगह अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यज्ञ और रिचुअल्स ने ले ली थी। और इन रिचुअल्स को सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकते थे, जिससे सोसाइटी में उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई। खेती बाड़ी से जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, उसने राजा की पावर को बेइंतहा बढ़ा दिया। अब राजा अपनी पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे शानदार यज्ञ करवाता था। और वो जो बलि नाम का वॉलंटरी गिफ्ट था ना, उसकी जगह अब धीरे धीरे एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम ने ले ली थी। तो आखिर में उत्तर वैदिक काल ने सिर्फ एक जीने के तरीके को खत्म नहीं किया, बल्कि इसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, सोशली, पॉलिटिकली और रिलीजियसली। और यहीं पर आकर इतिहास हमसे सीधा सवाल करता है, हजारों साल पहले बनाया गया वो सामाजिक और धार्मिक ब्लूप्रिंट, वो आज हमारी ट्रेडिशंस में, हमारे समाज में और हमारी सोच में कितना जिंदा है? ऐसी ही डीप एनालिसिस, ऐसे फैक्ट्स और ऐसी इनसाइट्स जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते रहेंगे जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है।